जर्मन वजीर इक्तसादियात रॉबर्ट हाइबैक के मुताबिक रूस की यूक्रेन में फौजी मुदाखलत के बाद से जारी जंग में मॉस्को वहां अपनी अस्करी शिकस्त की तरफ बढ़ता जा रहा है। हाइबैक के बकौल रूसी शिकस्त का बायस कैफ के लिए भरपूर मगरबी हमायत बनेगी। जर्मनी की मखलूत वफाकी हुकूमत में नाइब चांसलर के ओहदे पर फाइज और माहौल पसंदों की ग्रीन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर इक्तसादियात ने कहा कि यूक्रेन में रूस की मुदाखलत का अंजाम मॉस्को की फौजी शिकस्त ही होगा। हाइबैक ने न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2022 इस तरह ख़त्म होगा। रॉबर्ट हाइबैक के अल्फाज में रूसी सदर प्यूटन मैदान जंग में ये लड़ाई इसलिए हारते जा रहे हैं कि यूक्रेन को न सिर्फ यूरोपीय यूनियन, मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो और अमेरिका की तरफ से हथियार मुहैया किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन इन्हें इस्तेमाल करते हुए बड़ी महारत और स्ट्रेटजिक दानिशमंदी के साथ साथ होशियारी और हिम्मत का मुजाहरा भी कर रहा है। ग्रीन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले ये जर्मन सियासतदान यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत से पहले भी कैफ के लिए जर्मन हथियारों की फराहमी की वकालत करते रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं इस बात के हक में हूँ कि जर्मनी अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर कैफ की इस तरह मदद करता रहे कि यूक्रेन ये जंग जीत जाए। इस साल फरवरी के अवाहिल में यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत के सदर प्यूटन के फैसले के बाद से जो जंग अब तक जारी है, इसके इब्तदाई महीनों में जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी के सिलसिले में काफ़ी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया गया था और इस वजह से बर्लिन हुकूमत पर काफ़ी तनकीद भी की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि कल से महंगाई, बिजली व गैस और लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज सेनेट अरकान का इजलास हुआ और पीर को सेनेट अरकान आज़म सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जिस इमारत में आज़म सवाती को रखा गया है, इसके बाहर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो बाहर निकलें और 3 हफ्तों के बाद इमरान खान भी इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। अब हम दोबारा सड़कों पर होंगे और हुकूमत के घर जाने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गिश्त जारी है, लेकिन हम किसी भी किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात है और इंतखाबात पर फोकस किया जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम के सामने जाने की जुर्रत करे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, लेकिन ये इमरान खान की वजह से नहीं लगा और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात ना हो, चाहे टेक्नोक्रेट हुकूमत बन जाए। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आए तो वो मामलात को नहीं संभाल सकेंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ कि फिर आप पर ही तनकीद होगी और फिर तजर्बों की तरह ये तजर्बा भी नाकाम होगा। मुल्क का आइन बहाल करके इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर पंजाब असम्बली में पेश होकर अपनी पोजीशन वाजे करें। पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का खेल खेला गया और जब भी मंडी लगती है, आसिफ जरदारी बोरियां भरकर पंजाब में आ बैठते हैं। जरदारी एंड कंपनी का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अरकान सूबाई असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। किसी को लंदन, किसी को उम्रे पर भेजने की पेशकश की जा रही है। जो पहले भी तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए, इनकी सियासत ही ख़त्म हो गई। वफाकी वजीर ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में बुलाया है और एतमाद का वोट लेते ही हम असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देना चाहते हैं और क्या स्पीकर कौमी असम्बली ने जो 11 इस्तीफ़े मंजूर किए, इन्हें बुलाया गया था।
11 इस्तीफे इन नशिस्तों के मंजूर हुए जहां वो समझते हैं कि पीटीआई कमज़ोर है, और 11 इस्तीफे उन्होंने मंजूर कर लिए तो क्या बाकी नहीं हो सकते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी 99 बरस की उम्र में दुनिया छोड़ गई हैं। नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी गुजरात के कार्डियोलॉजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। गुज़िश्ता रात इनकी तबीयत बिगड़ गई। टीबी अमले ने नरेंद्र मोदी की वालदा को बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम वो जांबर ना हो सकीं। नरेंद्र मोदी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी वालदा के इंतकाल की तस्दीक करते हुए इन्हें खराजे अकीदत पेश किया और लिखा कि माँ की एक बात हमेशा याद रहेगी कि जहानत से काम लो और जिंदगी पाकीज़गी के साथ गुजारो। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी भारतीय वज़ीर आज़म की वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए ट्वीट की कि इस मुश्किल वक्त में मैं इनके और इनके ख़ानदान के साथ गहरी ताज़ियत और मोहब्बत का इजहार करता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन इख्तलाफी नोट भी लिखा है। इख्तलाफी नोट लिखा है कि ये फाइनेंस बिल नहीं है। हाजी गुलाम अली ने लिखा कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। ख्याल रहे कि सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर केपीके ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। स्पीकर ने गवर्नर को इनके इख्तियारात के हवाले से बिल पर अपना नोट लिखकर वापस भेजा था, जिसमें कहा गया था कि सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई और इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर में शहीद होने वालों के लिए दुआए मग़फ़रत भी की गई। ज़राए के मुताबिक अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का बताना है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस अदारों की ब्रीफिंग की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी अहम फैसलों की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया और फैसला किया गया कि मुश्किल से हासिल अमन किसी को ख़राब नहीं करने देंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ आहनी अज़म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने कहा कौम की दुआएं अपनी बहादुर अफवाज के साथ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अमन का गहवारा बनाएंगे।
ذرائع کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلوں سے متعلق اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملاقات کی تھی، جس میں ملکی سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ایک اہلکار کے مطابق فوج کے زیر اقتدار میانمار کی ایک عدالت نے ملک کی معزول رہنما آنگ سان کائیو کو بدعنوانی کے الزامات کا مجرم پایا ہے اور انہیں 18 ماہ کے طویل مقدمے کی سماعت کے عمل میں مجرمانہ مقدمات کے آخری سلسلے میں 7 سال کی مزید سزا سنائی گئی ہے۔ 2021 کی بغاوت کے بعد سے فوج کی ایک قیدی 77 سالہ آنگ سان کو اب ان کے خلاف لگائے گئے ہر الزام میں سزا سنا دی گئی ہے، جس میں بدعنوانی سے لے کر غیر قانونی طور پر واکی ٹاکیز رکھنے اور کووڈ-19 کی پابندیوں کی خلاف ورزی تک شامل ہے۔ جمعے کے روز عدالت کے فیصلے نے فروری 2021 میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد سیاسی طور پر حوصلہ افزائی کی جانے والی کارروائیوں کے سلسلے کے بعد معزول رہنما کو مجموعی طور پر 33 سال کی قید کی سزا سنائی ہے۔ ایک قانونی ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کرتے ہوئے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ ان کے تمام مقدمات ختم ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف اب مزید الزامات نہیں ہیں۔ جمعے کو ختم ہونے والے کیس میں آنگ سان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا اور اپنی سابق حکومت میں کابینہ کے ایک رکن کو ملازمت دینے کی اجازت دینے میں مالیاتی ضوابط پر عمل کرنے میں کوتاہی کر کے ریاستی فنڈز کو نقصان پہنچایا، جس میں ہیلی کاپٹر خریدنا بھی شامل ہے۔ آنگ سان کی سابقہ سزاؤں کے باعث انہیں کل 26 سال کی قید کی سزا ہو چکی تھی۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے رچرڈ ہوئسی نے کہا، اب سوال یہ ہوگا کہ آنگ سان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ آیا اسے کسی قسم کی نظر بندی کے تحت اپنی سزا پوری کرنے کی اجازت دی جائے یا غیر ملکی سفیروں کو اس تک محدود رسائی دی جائے۔ وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ آئین میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی کوئی گنجائش نہیں، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگراں حکومت آئے گی۔ حکومت کے ٹیکنوکریٹ حکومت سے متعلق PTI سے رابطہ کرنے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، ٹی وی پر دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بالکل گنجائش نہیں ہے جی، آئین بڑا واضح ہے۔ اگر وقت سے پہلے اسمبلیاں جو ہیں وہ جاتی ہیں تو 90 ڈیز ہیں، اگر ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو 60 ڈیز ہے اس میں ٹائم۔ اس کے درمیان کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی اور ایسی گنجائش نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک کسی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ملک کی معیشت کا تعلق ہے اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے اور جمہوری حکومت یا منتخب حکومت موجود ہے تو یہ چیلنجز جو ہیں اسی نے ان سے نبردآزماں ہونا ہے اور اسی نے سنبھالا دینا ہے۔ باقی کسی کی خواہش پہ سوچوں پہ پابندی نہیں، فی الحال نہ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے اور نہ ہی کسی سے سنی ہے جی۔ ٹی وی پہ ضرور دیکھیں اور میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہو۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔
कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।